हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात कर रहे थे और अफ्रीका कॉन्टिनेंट में हम लोग पढ़ रहे थे नदियों के बारे में। तो हम लोग नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। नदियों के बारे में आराम सेट कर लूँ। मैं साइलेंट कर लेता हूँ। तो पिछली क्लास में हम लोग नदियों के बारे में पढ़ रहे थे और उसी उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो जो अगली नदी है उस नदी का नाम है नाइजर नदी। नाइजर नदी का नाम नाइजर। नाइजर नदी। जब भी कोई नदी के बारे में पढ़ते हैं तो हम पहले पढ़ते हैं उसकी ओरिजिन प्लेस क्या है। ओरिजिन यानी उद्गम स्थल। उद्गम कहो या उद्गम स्थल कहो। और उसका ड्रेन पढ़ते हैं। ड्रेन का मतलब मुहाना से है। मुहाना नदी का मुहाना कहाँ है। तो अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें, अगर हम इसकी ओरिजिन की बात करें तो ये एक जगह पड़ती है, सियरा लियोन एक देश है, सियरा लियोन। वहां पर एक जगह है फुता जलियान। सियरा लियोन आप लिख सकते हो, सियरा लियोन। सियरा लियोन। सियरा लियोन से निकलती है ये नदी। और सियरा लियोन से जब निकलती है तो अगर हम इसके अब ड्रेनेज की बात करें तो ये गिनी की खाड़ी में गिर जाती है। गिनी की खाड़ी का मतलब गल्फ ऑफ गिनी। गल्फ ऑफ गिनी या गिनी की खाड़ी। गिनी की खाड़ी। गिन्नी की खाड़ी में ये ड्रेन हो जाती है। और इसी को हम कहते हैं कि ये एक नदी है जो गिन्नी की खाड़ी में ड्रेन होने वाली है, यानी नाइजर नदी है। ठीक है। नाइजर नदी गिन्नी की खाड़ी में ड्रेन हो जाती है। और ख़ास बात यह है कि यह कई देशों में बहती है, जैसे सियरा लियोन से निकलती है, फिर गिनी, उसके बाद माली, फिर नाइजर, फिर नाइजीरिया से होकर गिनी की खाड़ी में तब गिरती है। मतलब कई सारे देशों में होके बहती है। ठीक है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो 4185 किलोमीटर है इसकी लंबाई। लंबाई 4185 किलोमीटर है। 4185 किलोमीटर की बात करें, ये लंबाई है इसकी। और यह सहारा, इसकी जो अगर हम ट्रिब्यूटरी की बात करें यानी सहायक नदी की बात करें तो इसकी सहायक नदी का नाम है बेन्यू। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदी। सहायक नदी। और इसकी सहायक नदी के बारे में बात करें तो इसका नाम है बेन्यू। बेन्यू एक नदी का नाम है और बेन्यू इसकी ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। तो कुछ चीजें ये आपने देखी नाइजर के बारे में। नाइजर इंपॉर्टेंट है क्योंकि फेमस है वहां पर जहां बहती है। भाई जहां भी कोई नदी बहेगी, जैसे गंगा हमारे यहाँ बहती है तो बहुत फेमस है। अगली नदी की अगर हम बात करें तो अगली नदी में जो नाम आता है वो है जाम्बेजी नदी। कौन सा? जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम जाम्बेजी नदी की उद्गम की बात करें, यानी इसका जो उद्गम स्थल है, उद्गम, इसका जो उद्गम है वो कटंगा के पठार से होता है। कटंगा। कटंगा पठार। प्लेटू ऑफ कटंगा।
कटंगा के पठार से ये निकलती है और एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है मोजाम्बिक चैनल, वहां पर ये ड्रेन हो जाती है, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। तो इसका जो मुहाना है मोजाम्बिक चैनल, मोजाम्बिक चैनल मीन्स इंडियन ओशन, हिंद महासागर या इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन या हिंद महासागर में ये ड्रेन हो जाती है। अगर हम बात करें तो इस नदी के ऊपर, यानी इस नदी के ऊपर विश्व के बहुत बड़े बड़े जलप्रपातों में से एक जलप्रपात जिसका नाम है विक्टोरिया वाटरफॉल, वो स्थित है। दुनिया में जैसे बहुत सब बड़े बड़े वाटरफॉल हैं, उनमें से एक ऐसा वाटरफॉल है जो बहुत बड़े वाले ग्रुप में से आता है और उसी का नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, यानी विक्टोरिया वाटरफॉल। इस नदी पर विक्टोरिया विक्टोरिया जलप्रपात है। जलप्रपात, जलप्रपात को दोस्तों इंग्लिश में वाटरफॉल कहते हैं, वाटरफॉल। और वाटरफॉल का मतलब होता है झरना, यानी ऊपर से झरना गिरता है, झरझर करके झरना गिरता है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं वाटरफॉल या जलप्रपात। जल का मतलब पानी और प्रपात का मतलब गिरना, यानी ऊपर से निरंतर कंटिन्यू पानी का गिरते रहना, वही झरना होता है, उसी को वाटरफॉल या जलप्रपात बोलते हैं। और इस हर एक जलप्रपात का नाम होता है, इसका नाम है विक्टोरिया जलप्रपात, ठीक है। तो ऐसे हम याद करेंगे कि इस पर विक्टोरिया जलप्रपात है जो दुनिया के सबसे बड़े बड़े जलप्रपातों में से एक है, ठीक है। और इसी के ऊपर एक डैम की अगर हम बात करें तो करीबा डैम है। कौन सा डैम? करीबा डैम बना है, करीबा झील है, उस झील के ऊपर करीबा डैम है। करीबा करीबा झील पर करीबा डैम, करीबा झील पर करीबा डैम है। फैक्टर्स हैं, याद रखेंगे, ठीक है। मोजाम्बिक में अगर हम बात करें तो इसी नदी पर कोबोरा बासा डैम है। मोजाम्बिक नदी पर कोबोरा बासा डैम है। मोजाम्बिक नदी पर कोबोरा बासा डैम स्थित है, स्थित है या बना है या मौजूद है, एक ही बात है, ठीक है। और यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे के देश में एक पॉलिटिकल बॉर्डर भी क्रिएट करती है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दो देशों के बीच में बॉर्डर बनाती है और दो देशों में, एक का नाम है जाम्बिया और दूसरा जिम्बाब्वे, याद रखिएगा, जाम्बिया और जिम्बाब्वे, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। जाम्बिया और जिम्बाब्वे के देशों के बीच, देशों के बीच राजनैतिक बॉर्डर, बॉर्डर या सीमा बनाती है। राजनैतिक बॉर्डर बनाती है दो देशों के बीच, जाम्बिया और जिम्बाब्वे देशों के बीच में ये राजनैतिक बॉर्डर बनाती है। अगली नदी की अगर हम बात करें तो जो अगली नदी है उसका नाम है ऑरेंज रिवर। नाम है ऑरेंज, संतरा नदी हिंदी में नहीं कह सकते, नाम ही है ऑरेंज, ऑरेंज रिवर।
अब अगर हिंदी में लिखेंगे तो ऑरेंज का मतलब नहीं लिखना है, ऑरेंज नाम है, तो ऑरेंज रिवर को हिंदी में ऑरेंज को ऑरेंज ही कहेंगे, संतरा नहीं कहेंगे, ध्यान रखना। तो ये ऑरेंज रिवर है, ऑरेंज को ऑरेंज कहेंगे यानी ऑरेंज रिवर। और रिवर को हम लोग नदी कह सकते हैं, तो ऑरेंज नदी। जैसे एक नदी है भारत में बहती है, तेल नदी, तो तेल का नाम है उसका तेल, तेल नदी को हम तेल रिवर कह सकते हैं, ऑयल रिवर नहीं कह सकते। तो ऑयल अगर हम कहेंगे तो गलत हो जाएगा। तो जो नाम होते हैं वो एज इट इज रखे जाते हैं। अगर हमने नाम पढ़ा, नाम जैसे किसी नदी का है ऑयल रिवर, तो हम हिंदी में उसको ऑयल नदी नहीं कहेंगे, हम उसको ऑयल नहीं, मान लीजिए सॉरी, जैसे तेल नदी, तो तेल नदी को तेल ही रखेंगे नाम, नदी को हम रिवर कह सकते हैं। यानी तेल को तेल कहेंगे तो तेल, और नदी को रिवर तो तेल रिवर कह सकते हैं, या तेल नदी कहो या तेल रिवर कहो, तेल मतलब नाम है उसका। ऐसे ही ऑरेंज जिसका नाम है, जैसे ग्रीन रिवर, तो ग्रीन क्या है, नाम है। जैसे स्नेक रिवर, तो स्नेक क्या है, नाम है। तो स्नेक को हम सर्प नदी नहीं कह सकते, स्नेक रिवर को, तो स्नेक को स्नेक, रिवर को नदी कह सकते हैं। रिवर का मतलब नदी होता है, लेकिन स्नेक तो उसका नाम है, तो नाम कभी नहीं बदलती। जैसे आपका नाम, जैसे किसी और का नाम, हमारा नाम, किसी का भी नाम, तो जो नाम होता है वो एज इट इज होता है, उसमें फेरबदल नहीं होता। ठीक है, तो ये ऑरेंज नदी है। और ऑरेंज नदी के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो इसका जो स्रोत है वो ड्रैकेंसबर्ग का पठार है, प्लेटू ऑफ ड्रैकेंसबर्ग। ड्रैकेंसबर्ग का पठार, ड्रैकेंसबर्ग का पठार, प्लेटू ऑफ ड्रैकेंसबर्ग या ड्रैकेंसबर्ग का पठार है। और अगर हम इसके ड्रेनेज की बात करें तो ये भाई अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ये क्या है, ओरिजिन है इसकी, उद्गम है। और मुहाना की अगर हम बात करें, मुहाना, मुहाना माने जहां गिरती है, ड्रेनेज होता है, वो है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशन या अटलांटिक महासागर। ठीक है, और अगर हम इसकी ट्रिब्यूटरी की बात करें, सहायक नदी, इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदी, इसकी जो सहायक नदी है उसका नाम है वॉल नदी, वॉल। इसकी जो ट्रिब्यूटरी है इसका नाम है वॉल नदी। एक नदी है जिसका नाम है वॉल नदी, और वो इसकी ट्रिब्यूटरी है। इसी नदी के ऊपर एक वाटरफॉल है जिसका नाम है अगुरे बीज। जलप्रपात की बात करें, जलप्रपात, तो अगर हम जलप्रपात की बात करें तो जलप्रपात का नाम है अगुरे बीज, अगुरे बीज जलप्रपात। अब जलप्रपात को हम लोग वाटरफॉल कर सकते हैं, लेकिन अगुरे बीज को हम लोग अगुरे बीज ही लिखेंगे, क्योंकि नाम है भाई, और नाम कभी भी चेंज नहीं होता, ध्यान रखिएगा, नाम नहीं चेंज करते। ठीक है, अगुरे बीच वाटरफॉल है। यह साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच बॉर्डर बनाती है। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के मध्य नेचुरल बॉर्डर बनाती है, याद रखना, नेचुरल बॉर्डर बनाती है। नेचुरल बॉर्डर यानी प्राकृतिक सीमा, प्राकृतिक सीमा, नेचुरल बॉर्डर या प्राकृतिक सीमा बनाती है। और अगर हम अब अगली नदी की बात करें तो वो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है, उसका नाम है
लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो, लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी लिख लो। मकर रेखा को दो बार काटती है। मकर रेखा को दो बार काटती है। ठीक है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और ये साउथ अफ्रीका की बोत्सवाना को जिम्बाब्वे से सेपरेट करती, अलग अलग करती। यानी किसको किसको, दो देश हैं, जिम्बाब्वे और बोत्सवाना। बोत्सवाना और जिम्बाब्वे। दोनों देशों को सेपरेट करती है, मतलब कहने का है कि इनके बीच में भी ये एक बॉर्डर बनाती है। ठीक है, बॉर्डर बनाती है। ये याद रखना कि ये मकर रेखा को दो बार काटती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बता रहे हैं। क्योंकि अगर ये याद नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर एक नहर की भी बात कर लेते हैं, इसका नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर के बारे में अगर हम बात करें, स्वेज नहर, स्वेज नहर, दोस्तों नहर को इंग्लिश में कैनाल कहते हैं, स्वेज कैनाल। स्वेज नहर की अगर हम लोग बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है स्वेज नहर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन को भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। भूमध्य सागर को स्वेज की खाड़ी से जोड़ती है। और मिस्र को, मिस्र यानी मुख्य जो मिस्र है, ये अफ्रीका यानी अफ्रीका के अंदर मिस्र देश पड़ता है, जिसको इजिप्ट कहते हैं, को सिनाई और अफ्रीका को अलग करती है। यानी मिस्र का जो क्षेत्र है एशिया में, यानी सिनाई, और इसको सेपरेट करती है। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 172 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसकी लंबाई की बात करें, लंबाई 172 है। इसकी लंबाई 172 ऑफ कोर्स किलोमीटर है, 172 किलोमीटर की लंबाई है, जो अफ्रीका और एशिया और यूरोप के बिल्कुल तिराहे पर स्थित है। ऐसे समझ लो, यह तिराहे पर है, तिराहे पर स्थित है। किसका तिराहा, तीन जगहों का तिराहा है, तीन जगहों का तिराहा है। तीन जगहों में, एक तो अफ्रीका खुद है, अफ्रीका हो गया, दूसरा यूरोप हो गया, अफ्रीका, दूसरा यूरोप, और तीसरा एशिया। इन तीनों के तिराहे पर मौजूद है। तिराहा समझते हैं, इन तीनों के तिराहे पर मौजूद है। नहर के अगर हम अपोजिट साइड में बात करें तो एक पोर्ट, दो पोर्ट हैं एक्चुअली में, एक पड़ता है पोर्ट फोर्ड और दूसरा है पोर्ट सईद। तो जो विपरीत दिशा में है वो पोर्ट सईद है। पोर्ट माने बंदरगाह, पोर्ट सईद, पोर्ट माने बंदरगाह, PORT, पोर्ट या
बंदरगाह। दो बंदरगाह हैं, एक है पोर्ट सईद और दूसरे का नाम है पोर्ट फोर्ड। पोर्ट फोर्ड, पोर्ट सईद, ये दो बंदरगाह हैं, याद रखिएगा, इसी के किनारे पर स्थित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपका हो गया खत्म, अफ्रीका महाद्वीप आपका सब डन हो गया, सारा पढ़ लिया हम लोगों ने। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात की, इसकी लोकेशन के बारे में बात की, और इसकी जब लोकेशन के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया तो लोकेशन के बाद फिर क्या नंबर आता है, लोकेशन के बाद नंबर आता है इसकी हम लोगों ने पढ़ा था माउंटेन्स, माउंटेन्स पढ़ा था, और माउंटेन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था लेक्स के बारे में, और लेक्स के बाद हम लोगों ने रिवर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, तो ये सब रिवर्स और कैनाल हो गया खत्म, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट इज डन। अब हम लोग बात करेंगे यूरोप कॉन्टिनेंट की, यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि सवाल खूब आते हैं। तो नई स्लाइड में हम लोग लेते हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप के बारे में हम लोग बात करेंगे, यूरोप कॉन्टिनेंट। तो दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट आपने वर्ल्ड मैप में देखा होगा कि जो यूरोप कॉन्टिनेंट है वो कुछ ऐसे बना होता है, जैसे ये वाला एरिया जो है यूके है, यूनाइटेड किंगडम, और ये इसका है आयरलैंड, इसी को यूके को इंग्लैंड भी कहते हैं, आप लोग जानते हैं इंग्लैंड, और ये आयरलैंड। ठीक है, और कुछ ऐसे बना है ये मैप। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। ये आपका जापान है, ये हमारा अपना प्यारा भारत है, इसको बोलते हैं सऊदी अरब, ये है सऊदी अरब, और ये वाला हमारा गुजरात का एरिया है, और यहाँ पर जो वाटर बॉडी पड़ती है इसी को हम लोग बोलते हैं अरेबियन सी या अरब सागर, ये अरब सागर है, ये पर्शियन गल्फ यानी फारस की खाड़ी, और यहाँ पर ये है रेड सी, यहाँ पर ये नीचे अफ्रीका कॉन्टिनेंट शुरू हो जाता है, ये अफ्रीका है जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। हम इसकी बात कर रहे हैं, ये है यूरोप, यूरोप हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक वाटर बॉडी है, एक पानी, और एक यहाँ पर पानी है, पानी तो पूरा ही है। इस महासागर को हम लोग बोलते हैं अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर,
इस वाली वाटर बॉडी को बोलते हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। और दोस्तों जो भूमध्य सागर होता है उसी को हम लोग मेडिटेरियन सी कहते हैं। ये यूरोप कॉन्टिनेंट है और इसी यूरोप कॉन्टिनेंट के पूरब में एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया। और इसी एशिया कॉन्टिनेंट के अगर सबसे बड़े देश की बात की जाए तो इट्स कॉल्ड रशिया, रसिया यानी रूस। रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश है, ठीक है। और हमारा भारत किस नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे, 7th। इंडिया की पोजीशन 7th है, वहीं रशिया की पोजीशन 1st। पहले नंबर पे आता है रूस, 7वें पे आता है अपना भारत, इंडिया। याद रखिएगा, भूलेगा नहीं। यूरोप कॉन्टिनेंट के पश्चिम में इंग्लैंड पड़ता है, यूनाइटेड किंगडम जिसको बोलते हो यूके, पहले ग्रेट ब्रिटेन कहते थे। तो ये वाला जो वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी का नाम, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, इस वाले पानी को हम कहते हैं इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल। और ये वाली जो वाटर, ये है इंग्लिश चैनल। और ये वाली जो वाटर बॉडी है इसको बोलते हैं नॉर्थ सी, नॉर्थ सी। हिंदी में कहेंगे उत्तर सागर, उत्तर सागर। और इंग्लिश चैनल को इंग्लिश चैनल ही कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। इसको व्हाइट सी बोलते हैं, ये व्हाइट सी है। तो ये कॉन्टिनेंट, हम यूरोप कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं, इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो यूरोप कॉन्टिनेंट में हम अब पढ़ेंगे पूरा डिटेल से। तो यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर हम बात करें तो भैया ये पूरब से पश्चिम की दिशा में, अगर हम पूरब से पश्चिम यूरोप की बात करें, यहाँ पे तो ये सेपरेट होता है, ऐसे ऐसे कई सारी चीजें हैं, कई सारे माउंटेन्स हैं और कई सारी लेक्स हैं जिनसे ये यूरोप और एशिया अलग होता है। लेकिन अगर हम इन दोनों की सम्मिलित रूप की बात करें तो सम्मिलित रूप में यूरोप प्लस एशिया बराबर, यूरोप और एशिया को अगर हम सम्मिलित रूप से पढ़ें तो इसी को हम लोग यूरेशिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेशिया। यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहते हैं, ठीक है। तो यूरेशिया है ये पूरा, ये यूरोप अलग है, वो एशिया अलग है, ये अलग कॉन्टिनेंट है, वो अलग कॉन्टिनेंट है। हमारा जो भारत है वो इसमें आता है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत हमारा इंडिया आता है, ठीक है। और हमारा इंडिया इसके साउथ ईस्ट में है, यानी एशिया कॉन्टिनेंट का जो साउथ ईस्ट में कंट्री है वही हमारा है। यानी भारत जो है इस लोकेशन एशिया के साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्वी भारत कह सकते हैं हम। तो इसी यूरोप की बात कर रहे हैं। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो जो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो 5000 किलोमीटर, मतलब ये वाला विस्तार इधर से ये वाला। तो अगर हम ऐसे बात करें, ये पूरब से पश्चिम का विस्तार ये कितना है? 5000 किलोमीटर है, 5000 किलोमीटर है। और अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ की ओर बात करें या साउथ से नॉर्थ की बात करें तो ये 4300 किलोमीटर। अगर इसकी ऐसे विस्तार की बात करें, मतलब उत्तर से दक्षिण की बात करें, तो ये है 4300 किलोमीटर। मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट को अगर हम कहें नॉर्थ, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, एक मिनट, डायरेक्शन ऐसे होती है, आपने देखा है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, नीचे हमेशा साउथ होता है। ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं डायरेक्शन, डायरेक्शंस, ये दिशाएं होती हैं। तो ऊपर यानी उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें तो उत्तर से दक्षिण की जो दूरी है वो है 4300 किलोमीटर,
और अगर हम पूरब से पश्चिम की बात करें ये वाली, तो ये 5000 किलोमीटर की है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बाद हम यूरोप की बात कर रहे हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, याद रखिएगा। दुनिया का या विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। विश्व का या दुनिया का या वर्ल्ड का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है। और अगर हम इसके देशों की बात करें तो इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे अल्बानिया, आर्मेनिया, ऑस्ट्रिया, अजरबैजान, बेलारूस, मॉन्टेग्रो, चेक रिपब्लिक, क्रोएशिया, बुल्गारिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, बहुत सारे देश हैं। लिथुएनिया, आयरलैंड, इटली, लाटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, ठीक है, नीदरलैंड, मोल्डोवा, लग्जमबर्ग, ऐसे बहुत सारे देश हैं। पुर्तगाल, रोमानिया, रूस, थोड़ा सा पार्ट इसमें आता है, जैसे कैपिटल, रशिया की कैपिटल मॉस्को इधर पड़ती है, पूरा उधर है, कैपिटल इधर है। तो ऐसे इसमें बहुत सारे देश आते हैं। ठीक है, स्लोवेनिया वगैरह, पुर्तगाल वगैरह, ये सब इसी में आते हैं। पुर्तगीज यहीं रहते थे। ठीक है, तो इन सब देशों के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक एक देश के बारे में डिटेल में हम लोग बात करने लगे तब तो फिर ख़त्म ही नहीं होगा ये। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, धीरे धीरे बात करेंगे कुछ कुछ चीज़ों की। जैसे आइसलैंड, अगर हम आइसलैंड की बात करें तो दोस्तों आइसलैंड की जो कैपिटल है, थोड़ा देशों के बारे में बात कर ही लेते हैं क्योंकि बहुत सारे देश हैं। अगर हम बात करें आयरलैंड की, आयरलैंड अलग है, आइसलैंड अलग। आइसलैंड की बात करते हैं पहले। आइसलैंड आइसलैंड की कैपिटल यानी राजधानी जो है, इसकी जो राजधानी है, कैपिटल, आइसलैंड, इसकी कैपिटल की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है रेक्जाविक। रेक्जाविक रेक्जाविक नाम है, रेक्जाविक। और जो रेक्जाविक है ये विश्व की सबसे उत्तर में स्थित राजधानी, हम यानी कह सकते हैं नॉर्थ में सबसे है, यानी उत्तरतम राजधानी है। विश्व की उत्तरतम राजधानी। और एक फैक्टर बताऊं, इसी के ठीक ऊपर से 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पास होता है, जिसको आप लोग आर्कटिक वृत्त के नाम से जानते हैं। इसी के ठीक रेक्जाविक के ठीक उत्तर में, इस रेक्जाविक राजधानी के ठीक उत्तर में, इसके उत्तर से आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त गुजरता है। गुजरना मतलब पास होना, निकल जाना, यानी पहले 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी आपका ये आर्कटिक सर्कल, और नीचे वाले 66.5 को अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, याद रखना। तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, सॉरी, इसके ऊपर आर्कटिक वृत्त और इसके ठीक नीचे हमारा कैपिटल, यानी कि जो रेक्जाविक कैपिटल है वो इसी के ठीक 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को हम कहते हैं, और वो इसी के दक्षिण में स्थित है। दोस्तों इसका एक उपनाम भी है। इसका जो उपनाम की अगर हम बात करें
उपनाम की बात करें तो इसे मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आइसलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहते हैं, याद रखना। मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहते हैं। अगर हम कहें मध्य रात्रि के सूर्य का देश तो नॉर्वे है, याद रखना। मध्य रात्रि के सूर्य का देश, मिडनाइट सन कंट्री इज कॉल्ड नॉर्वे। लेकिन ये देश नहीं है, द्वीप है, द्वीप, मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप। तो अगर हम द्वीप की बात करेंगे तो मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कौन सा है? आइसलैंड को बोलते हैं, ठीक है। आइसलैंड को मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहते हैं। अगर हम इसकी कैपिटल की बात कर रहे हैं तो रेक्जाविक इसकी राजधानी हो गई है, ठीक है। और मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कहेंगे। देश की बात करें मध्य रात्रि के सूर्य का देश तो वो नॉर्वे होता है, लेकिन द्वीप की बात करें तो वो आइसलैंड है, ठीक है। आइसलैंड इस मध्य रात्रि के सूर्य का देश है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो जो पिछली स्लाइड में जाते हैं, यहां पर ये जो ओशन है हमने बताया अटलांटिक ओशन है, इधर ये वाला इंग्लिश चैनल है, ये वाला नॉर्थ सी है, इसके ऊपर ये वाला आर्कटिक सर्कल है। आर्कटिक सर्कल पर जो भी वाटर बॉडी होगी उसको हम आर्कटिक सागर कहते हैं, आर्कटिक सागर, ठीक है। और इसके ऊपर की बात करें तो नॉर्थ पोल पड़ जाता है, नॉर्थ पोल। और अगर यूरोप कॉन्टिनेंट के ईस्ट की बात करें तो ये एशिया कॉन्टिनेंट है। अगर साउथ की बात करें तो भूमध्य सागर है, और भूमध्य सागर नहीं, अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करेंगे तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट पड़ेगा, ठीक है। लेकिन पड़ोस में वाला पूछते हैं कि जैसे इसके पूरब में एशिया कॉन्टिनेंट, पश्चिम में अटलांटिक ओशन, उत्तर में नॉर्थ में यानी नॉर्थ पोल है, और साउथ में मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर है, ठीक है। तो याद रखिएगा पोल के बहुत नजदीक है, इसीलिए ठंडक बहुत पड़ती है, कड़ाके की सर्दी होती है। और यहीं पर एक देश पड़ता है नॉर्वे, आप सब लोग जानते हैं नॉर्वे, और यही है नॉर्वे, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। और लेकिन ये नॉर्वे तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं, ये वाला, ये आयरलैंड है, यहां पर है आइसलैंड, इसको बोलते हैं ये आइसलैंड। इसी की कैपिटल है रेकजाविक, और इसी के ऊपर से पास होता है ऐसे 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 66.5 डिग्री, याद रखिएगा भूलेगा नहीं। तो ये मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप हो गया, ना कि देश, द्वीप है, ध्यान रखना। इस द्वीप में 200 से ज्यादा ज्वालामुखी हैं, छोटा मोटा नहीं है ये, 200+ वोल्केनो है। दो से ज्यादा, 200+ लिखें या +200 लिख दें, +200, +200 वॉल्केनो है, यहाँ पे बहुत ज्यादा वॉल्केनो है, ठीक है। और अगर हम रेकजाविक के बारे में बात करें तो ये विश्व की उत्तरतम राजधानी है। जो इसकी अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये रेकजाविक जो है ये 60 डिग्री 10 मिनट पर है। कितने पर? 60 डिग्री, इसकी हम बात कर रहे हैं, यहां लिख दे रहे 60 डिग्री 10 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। लैटिट्यूड का मतलब दोस्तों अक्षांश होता है, अक्षांश, और नॉर्थ का मतलब उत्तर, यानी उत्तरी अक्षांश। कितने डिग्री? 60 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। इसके ऊपर से 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पास होता है, ये 60 डिग्री 10 मिनट पर, याद रखना, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर पोर्ट है, हवाई जहाज का निर्माण होता है, ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग का कार्यक्रम होता है, सूती वस्त्र उद्योग यहाँ पर है, उद्योग धंधे, और यहीं पर मछली प्रसंस्करण किया जाता है, मछली प्रसंस्करण, ठीक है। ये सब चीजें याद रखने वाली हैं, तो थोड़ा सा एक बार पढ़िएगा। अगला जो देश है वो है डेनमार्क।
डेनमार्क। कौन सा देश? डेनमार्क। 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 डेनमार्क, ठीक है। डेनमार्क की बात कर रहे हैं। तो अगर हम डेनमार्क की बात करें तो जो इसकी कैपिटल है, इसकी कैपिटल का नाम है कोपेनहेगन। इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी राजधानी का नाम कोपेनहेगन। कोपेनहेगन, कैपिटल का नाम है कोपेनहेगन। और डेनमार्क उत्तरी यूरोप के उत्तर में, उत्तर सागर और बाल्टिक सागर के बीच में, बाल्टिक सी पड़ता है। बाल्टिक सी हम बता दे रहे हैं कहां पे है, यहां पर पड़ेगा, इस जगह पर। यहां पर एक्चुअली में ये थोड़ा सा जो मैप है इस प्रकार से ऐसे बनता है। यहाँ पर एक ऐसे खाड़ी है इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये है बाल्टिक सी। बाल्टिक सी। और यहीं पर देश हैं, बाल्टिक कंट्रीज बोलते हैं। 3 देशों का ग्रुप है, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। उनको बाल्टिक कंट्री कहते हैं। जैसे ऐसे ही यहाँ पर स्कैंडिनेवियाई देश हैं, 5 देश आते हैं। नॉर्वे, फिर स्वीडन, फिर डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, फिनलैंड सॉरी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क ऐसे, और आइसलैंड। ये 5 देश आते हैं। मैं अलग से बता दे रहा हूँ, ठीक है, अलग से बता दे रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। तो ये इसकी जो कैपिटल है, कैपिटल का नाम है कोपेनहेगन। और ये बाल्टिक सागर और उत्तर सागर के बीच में, यानी डेनमार्क की अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन, तो बाल्टिक सागर, बाल्टिक सागर और उत्तर सागर, नॉर्थ सी के बीच है। बाल्टिक सी और नॉर्थ सी के बीच में स्थित है। और स्कैंडिनेवियाई देशों में ये सबसे छोटा है। याद रखना, स्कैंडिनेवियाई देशों में 5 देश इनका ग्रुप है। स्कैंडिनेवियाई देशों में सबसे छोटा है। तो हम पहले बात कर लेते हैं स्कैंडिनेवियाई देशों की। स्कैंडिनेवियाई देश 5 कंट्रीज हैं। इन 5 कंट्रीज को स्कैंडिनेवियाई कंट्री के नाम से जानते हैं। यानी इस ग्रुप में 5 देश हैं। पहला नॉर्वे, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अगला है चौथा नंबर डेनमार्क, और पांचवा है नंबर 5 आइसलैंड। आइसलैंड। ये 5 देश हैं जिनको स्कैंडिनेवियाई देशों में रखा गया है। अगर यहीं पर हम बात करें, बाल्टिक कंट्रीज यानी बाल्टिक देश,
बाल्टिक देश, बाल्टिक कंट्रीज के बारे में बात करें तो इन बाल्टिक कंट्रीज में भी 3 देश आते हैं। 3 देशों में पहला एस्टोनिया, दूसरा लाटविया, और तीसरा लिथुएनिया। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुएनिया, ये 3 देश आते हैं जिनको हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक देश, और ये स्कैंडिनेवियाई कंट्री। स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज एंड बाल्टिक कंट्रीज। तो ये देश हैं, इनके बारे में भी हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम कोपेनहेगन की बात कर लें, पिछली स्लाइड में हमने आपको बताया था कोपेनहेगन इसकी कैपिटल का नाम है। तो अगर हम कोपेनहेगन की बात करें तो ये राजधानी है और सबसे बड़ा शहर भी है, और एक द्वीप पर भी है, ये द्वीप भी है, सबसे बड़ा आइलैंड भी है कोपेनहेगन, ठीक है, याद रखिएगा। और इसी को बाल्टिक की कुंजी कहते हैं। कोपेनहेगन को क्या कहते हैं? बाल्टिक की कुंजी। कुंजी माने चाबी होता है, की ऑफ बाल्टिक, की ऑफ बाल्टिक, बाल्टिक की कुंजी, बाल्टिक की कुंजी या की ऑफ बाल्टिक कहते हैं। नाम है फेमस, याद रखिएगा। और यहाँ पर दूध के जो उत्पाद है उनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है। उत्पादों के निर्यात के लिए भी फेमस है। प्रोडक्ट होगा, पहले प्रोडक्शन होगा, उसके बाद बेचेंगे, सेल करेंगे। भाई अगर हम बनाएंगे नहीं, दूध से बने उत्पाद ही नहीं होंगे हमारे पास, तो हम बेचेंगे क्या? तो पहले उत्पादन होगा, उसके बाद निर्यात होगा, ठीक है। यानी इंपोर्ट करेंगे हम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला, आयात निर्यात। तो निर्यात करेंगे, जब बनाएंगे तो आयात क्यों करेंगे? हमारे पास तो पहले से ही है, तो हम निर्यात करेंगे, यानी ठीक है, एक्सपोर्ट करेंगे, बेच देंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा कि डेनमार्क जो है, इसकी कैपिटल कोपेनहेगन कितनी फेमस है। अगर हम दोस्तों नॉर्वे की बात कर लें, नॉर्वे की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो ओस्लो है। कैपिटल क्या है? ओस्लो, नॉर्वे। नॉर्वे देश की बात करें तो इसकी राजधानी ओस्लो है, ओस्लो, इसकी राजधानी का नाम ओस्लो, बहुत फेमस है राजधानी इसकी ओस्लो। और दोस्तों अगर हम इसकी स्थिति के बारे में बात करें तो यह उत्तर पश्चिम यूरोप में है। सबसे बताया था अभी, हम पिछली स्लाइड में जाके देख सकते हो आप। यहाँ पर देखो, ये है नॉर्वे, इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये है नॉर्वे, ठीक है। और ये नॉर्वे में जो नॉर्वे की सभ्यता है वो बहुत प्राचीन सभ्यता है, ये भी आप जानते हो, प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है, ठीक है। तो ओस्लो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं और नॉर्वे के बारे में ऑफकोर्स बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जल संसाधनों की उपयोगिता है, उसी पर ध्यान दिया जाता है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ना तो कोयला है और ना तो खनिज तेल है, ध्यान रखिएगा। जल संसाधन यानी पानी से सब कुछ काम हो रहा है, बिजली भी बनाई जा रही है, पिया भी जा रहा है, ठीक है। ये सब काम जल संसाधन के हैं, जल संसाधन, ठीक है। तो उसी से हम काम कर रहे हैं सारे, मतलब हम क्या, मतलब यहाँ के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो यहीं हूँ यूपी में, अपने इंडिया में, भारत में हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मछलियों का जो है, मतलब जो मछली उत्पादन है, यहाँ की मुख्य आर्थिक मजबूती का प्रदान करने का एक सशक्त माध्यम है मछली प्रसंस्करण। मछलियों को पकड़ते हैं, खाते भी हैं, बेचते भी हैं। और इन मछलियों में बहुत सारी मछलियाँ आती हैं, जैसे मैकरल एक मछली होती है, जैसे सालगम, जैसे कार्ड, जैसे हेरिंग, ऐसी मछलियों की प्रजातियां हैं।
वो यहाँ पर पाई जाती हैं, उनको पकड़ा जाता है। अगर हम बात करें इसकी उच्चतम प्रति व्यक्ति जल विद्युत निर्गत यहाँ करने की क्षमता है। बिजली यानी पानी से बिजली हम बना सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हमने जैसे बताया। तो यहाँ पर पानी से ज्यादातर काम हो रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें, कैपिटल यानी राजधानी की बात करें, तो इस राजधानी में ओस्लो इसकी राजधानी का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर फियोर्ड के शीर्ष पर स्थित है, फियोर्ड एक जगह है वहीं पर शीर्ष पर स्थित है, ठीक है। तो आज के लिए जो है इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं, ठीक है। एक बार टाइम देख लूं कितना हुआ है, क्योंकि दूसरी क्लास है सर की। तो एक देश और पढ़ सकते हैं आप, फिनलैंड। फिनलैंड के बारे में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। अगर हम फिनलैंड की बारे में बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो हेलसिंकी है। फिनलैंड, फिनलैंड, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। थोड़ा सा नाम पहली बार पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अजीब आपको लगेंगे, क्योंकि अपने यहाँ भारत में ऐसे नाम नहीं होते, रमेश, सुरेश ऐसे नाम होते हैं, वहाँ जॉर्ज, पीटर, एंडरसन ऐसे नाम होते हैं। तो हेलसिंकी जो है इसकी कैपिटल का नाम है, ठीक है। और यहाँ पर अगर भाषा की बात की जाए तो फिनलैंड में स्वीडिश लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और अगर हम बात करें स्वतंत्रता की तो यहाँ पर 1917 में 1917 में इसको स्वतंत्रता मिली थी। इसी को ये अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये बाल्टिक सागर के किनारे पर है फिनलैंड। बाल्टिक सागर के, बाल्टिक कंट्री नहीं है, बाल्टिक कंट्री में एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया आते हैं, लेकिन उसके किनारे पर ये मौजूद है, स्थित है, सिचुएटेड है, ठीक है। इसको 1917 में स्वतंत्रता मिली थी। इसी का एक और उपनाम है वन और झीलों का प्रदेश कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनलैंड को वन एवं झीलों का प्रदेश कहते हैं, वन और झीलों का प्रदेश कहते हैं। उपनाम जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखिएगा। वन और, वन माने फॉरेस्ट, फॉरेस्ट और झील मतलब लेक, ठीक है। फॉरेस्ट और लेक्स के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो यह आर्कटिक वृत्त के अंदर पड़ता, मतलब इसी के ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजर जाता है, ठीक है। और इसके साउथ में तटीय मैदान है। हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है और सबसे बड़ा शहर है। इसे उत्तर का श्वेत शहर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? उत्तर का श्वेत शहर, उत्तर का श्वेत शहर कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।